हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। चलिए, आज हमारा लेसन की थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। कल हम इसका एक वीडियो और दे देंगे आपको न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल तो मैंने काफ़ी लगवाए हैं, ऐसा नहीं है। जो कुछ इम्पॉर्टेंट अभी न्यूमेरिकल बचे होंगे मैं उनका एक वीडियो बना दूंगा। तो कल इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, इसके बाद हम विद्युत रसायन शुरू करेंगे, तीसरा लेसन। फिर उसको पढ़ेंगे जल्दी से, और 10 वीडियो में उसको भी पूरा कर लेंगे। फिर इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो मेरा नाम है ज्ञानेंद्र, आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल ब्यूटी माइंड ब्लोइंग क्लासेज। माइंड ब्लोइंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आप हमारे वीडियोज को देखते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बस पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। लॉकडाउन अभी बेटा, मैं बताऊँ अंदर की बात, मेरा जो अनुभव कह रहा है, मैं जो अभी जो पढ़ रहा हूँ या फिर जो जान रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको सरकार बता नहीं रही है, पर ये जुलाई पक्का जाएगा। जुलाई आशा नहीं है, जुलाई अगस्त शायद चला जाए। जुलाई तक तो इस विद्यालय को ही खुलना ही नहीं, जुलाई भी पूरा चला जाएगा और शायद अगस्त भी चला जाएगा। अगस्त में ही कंट्रोल होगा थोड़ा बड़ा। अगस्त से कंट्रोलिंग शुरू होगी, तो विद्यालय तो मेरे हिसाब से सितंबर से शायद नया से सितंबर से विद्यालय खुल पाए, जहाँ तक मेरा अनुमान है ऐसा। अब ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि ऐसा ही होगा, पर मुझे मेरा अनुमान जहाँ तक कह रहा है, फिर मुझे जहाँ जैसा लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो तब तक तो हम उड़ा देंगे आधे से ज़्यादा, सितंबर तक तो आधे से ज़्यादा सिलेबस ख़त्म कर देंगे हम। देखना, बंद थोड़ी करेंगे हम आपकी क्लासें। पूरी जून चलेंगी, पूरी जुलाई चलेंगी, पूरा अगस्त चलेंगी। अब अगस्त तक में तो हम मारेंगे, ये 2-3 लेसन बचेंगे, 3-4 लेसन, 8-10 लेसन तो ख़त्म ही कर देंगे, 10-12 लेसन। समझे, टेंशन नहीं है। चलो ठीक है, पढ़ते रहो आप, तुम बस। अब ज़्यादा सपोर्ट करोगे आप लोग तो हम आपकी क्लासेज जो होंगे बोर्ड पे शुरू कर देंगे। वीडियोस को खूब शेयर किया करो। अच्छा, जो हों आपके अगल बगल आसपास गांव में, घर में, वो सब भी पढ़ सकते हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उस सबसे भी वो लोग पढ़ें। और मैं अगर जैसे 10वीं वाली देखूँ, मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, उन्हें अच्छे समझाता हूँ, लिखाता हूँ। तुम्हें भी समझाता हूँ, पर मेरी शक्ल नहीं दिखती, बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाता हूँ भाई, इतना ही है। चलो ठीक है, और अगर बढ़िया बेनिफिट रहा तो मैं आप लोग अधिक से अधिक देखेंगे वीडियो ना, अच्छा अच्छे से पढ़ेंगे तो हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे आप लोगों को भी। ठीक है, चलो ठीक है। और जो ना समझ में आया करो, मैसेज कर दिया करो भैया, मेरे मैसेज करके पूछ लिया करो, सर जी ये नहीं समझ में आया। तो मेरे वीडियो बनाना रहता है, मैं बना दूंगा 2-4 मिनट का, उसी उसी चीज़ को लेके वीडियो बना दूंगा। नहीं तो वीडियो बना के यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, आप लोगों को दे दूंगा, शेयर कर दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या आज पढ़ेंगे, आदर्श अनादर्श विलयन, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन मतलब आदर्श विलयन, क्या बोलते हैं, आइडियल आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन क्या बोलते हैं बेटा, आइडियल सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइडियल सोल्यूशन को आदर्श विलयन बोलते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन मतलब अनादर्श विलयन। जब विलेय विलेय, क्या विलेय विलेय, विलायक विलायक, आकर्षण मान विलेय विलायक के आकर्षण मान से बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। बहुत बढ़िया भाई परिभाषा। कभी कभी ऐसे ही बोल देते सीधा सीधे, जो राउल्ट नियम को फॉलो करते हैं वो सभी आदर्श विलयन, जो राउल्ट नियम को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब राउल्ट विलयन का पालन नहीं करते हैं, ठीक, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। यहाँ पे पालना लिखा है, पालन होना चाहिए। चलो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो ए क्या है, विलेय विलेय है। बी क्या है, विलायक विलायक है। अब ए बी मिलेगा तो क्या बनेगा, ये विलयन बनेगा। समझ गए, ये विलयन होगा, ये विलेय है, ये विलायक है। इनके मध्य जो आकर्षण है, इनके मध्य जो आकर्षण है, इनके मध्य जो आकर्षण है, ठीक है, ये विलेय विलेय के मध्य जो आकर्षण है, ठीक है, और विलायक विलायक के मध्य जो आकर्षण है, और विलेय विलायक के मध्य जो आकर्षण, ये सभी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अगर बराबर है तो विलयन कैसा होगा, आदर्श विलयन होगा। समझ गए, चलो आगे देखते हैं। आदर्श विलयन के लिए शर्तें क्या है, यह विलयन राउल्ट होना चाहिए, यहाँ पे राउल्ट होना चाहिए। अच्छा, आधा ला और टा होना चाहिए, गलत लिखा बेटा जी। राउल्ट नियम का पालन करता है, पालन करना चाहिए। अच्छा, अगला क्या हो, आयतन जो डेल्टा वी है अपरिवर्तित रहना चाहिए, शून्य होना चाहिए, डेल्टा वी बराबर 0 होना चाहिए।
ठीक है। फिर डेल्टा एच इंथैल्पी का मान जीरो होना चाहिए, मतलब ना ऊष्मा देनी पड़े, ना ऊष्मा निकाले, ना ऊष्मा ले वो। बात समझे? तभी तो इंथैल्पी जीरो आएगी। ना उसमें ऊष्मा उसको देनी पड़े, ना तो ऊष्मा उसमें से निकले। ठीक है, मतलब डेल्टा एच क्या हो, जीरो होना चाहिए। इतनी कंडीशन फुलफिल करता है तो वो आदर्श विलयन है। ठीक है बेटा जी। चला एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है एग्जाम्पल से। अच्छा, बोल देगा कैसा बिलियन है, आदर्श है, अनादर्श है, ये बिलियन है, वो बिलियन है, तो बहुत सारे नाम दे देगा आपको। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। बेंजीन टॉयलिन का बिलियन है, क्लोरोबेंजीन है, फिर ब्रोमोबेंजीन का मिश्रण बिलियन है। ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का बिलियन है। ठीक है। मेथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल का बिलियन है। समझे बेटा जी? ये सभी बिलियन। मेथिल क्लोराइड मेथिल ब्रोमाइड इसका विलयन है। अब अनादर्श विलयन देख लेते हैं। अनादर्श विलयन बिल्कुल उसका उल्टा होगा। अब विलय विलय विलायक विलायक आकर्षण मान जो होना चाहिए वो विलय विलायक आकर्षण मान के बराबर नहीं होता इसमें, तो उसे क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन। अब इसमें भी सब उल्टा होगा। राउल्ट नियम का पालन नहीं करेगा। इंथैल्पी परिवर्तन का भी मान शून्य है। डेल्टा ना तो डेल्टा वी शून्य होगा, नॉट जीरो होगा। डेल्टा एच भी क्या होगा, नॉट जीरो होगा। समझ गए? चलो, अब अनादर्श विलय में विचलन जो होता है दो तरह का। विचलन कितने तरह का हो, दो तरह का। कितने तरह का बेटा, दो तरह का। अब कैसा कैसा विचलन होगा देख लेते हैं। एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा। इसलिए जो अनादर्श विलयन होता है पुनः दो प्रकार का हो जाता है। एक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला, एक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला। पहले तो हम ऋणात्मक विचलन देख लेते हैं। इसमें क्या कहता है, जब विलय विलय विलायक विलायक के आकर्षण का मान विलय विलायक आकर्षण मान से क्या होता है, कम हो जाता है, तो उसे ऋणात्मक मान कहते हैं। कभी कम हो जाएगा, अब जब ज़्यादा हो जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा। आकर्षण बल का मान कम हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक विचलन कहेंगे। ठीक है। इस विचलन में वाष्प दाब का मान क्या होता है, घट जाता है। जो वाष्प दाब होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, समझ गए? इसके उदाहरण भी बहुत सारे, इनका देख लेना बेटा जी। ठीक, ठीक है, देख लेंगे आप लोग। जो यहाँ पे ए के बीच विलेय और विलायक, जैसे बी बी विलेय ले लिया ए, इनका जो आकर्षण बल का मान होगा वो क्या होगा, बल का जो मान होगा वो ए और बी के आकर्षण बल के मान से कम होगा। समझे? मतलब कि इनका ज़्यादा होगा, विलेय और विलायक। तो विलेय विलायक आपस में एक दूसरे को पकड़े रहेंगे। इनके अणु आपस में पकड़े रहेंगे तो क्या ये छोड़ेंगे ही नहीं, ये छोड़ेंगे ही नहीं। तो एक दूसरे से विलय विलायक अलग नहीं होंगे तो वाष्प नहीं बनेगी, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम होगा। वाष्प दाब कम होगा, वाष्प दाब कम होगा। वाष्प दाब का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान घट जाएगा। मान घट जाएगा तो वाष्प दाब का मान घट जाएगा, तो राउल्ट नियम क्या हो गया, राउल्ट नियम के उल्टा हो। राउल्ट नियम को यहाँ पे ऋणात्मक विचलन देख, अनादर्श विलयन देख ले रहे हैं। राउल्ट नियम को जो फॉलो करते हैं वो आदर्श विलयन, राउल्ट नियम को जो पालन नहीं करते वो अनादर्श विलयन। और राउल्ट नियम का जो ग्राफ होता है बेटा, मैं ग्राफ बताता हूँ आपको। चलो ग्राफ में आगे बताऊंगा तो आधे समझ में आ जाएगा। उदाहरण ये आप देख लेना, धनात्मक विचलन में उल्टा होगा। धनात्मक विचलन में क्या होगा बेटा, जो विलेय विलायक का जो आकर्षण बल होगा वो कम होगा इनकी अपेक्षा। ठीक है, ये ए होगा, बी बी होगा, बी 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 बी। चलो ठीक है। अब इनके बीच इनका आकर्षण बल का मान कम है, तो विलेय विलायक से आसानी से पृथक हो सकता है, तो एक वाष्प बना लेगा जो। ठीक है, विलायक जो होगा वो वाष्प में बदल सकता है, या ठीक है, पदार्थ क्या है, वाष्प में बदल सकता है। कोई भी वाष्प में बदल सकता है, वाष्प ज़्यादा बना लेगा। फिर वाष्प ज़्यादा बनेगी तो सीधी सी बात है, वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसमें वाष्प दाब ज़्यादा होगा तो वाष्प दाब मान बढ़ेगा, तो कैसा विचलन प्रदर्शित करेगा, धनात्मक। ठीक है। इसके भी उदाहरण देख लेना, एसीटोन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एसीटोन और ईथर हो, एसीटोन और इथेनॉल का मिश्रण हो, है ना। इथेनॉल और जल, एथिल अल्कोहल मतलब इथेनॉल एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण हो। ठीक है, ये सब उदाहरण है, ये सब काम के उदाहरण पूरे लिखना है, उदाहरण भाई। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लेंगे राउल्ट नियम का जो ग्राफ है, यहाँ से समझ लेंगे। ग्राफ से धनात्मक ऋणात्मक विचलन दोनों समझ लेंगे। अच्छा, ये अंगूठा भाई किसका है, ये अंगूठा किसका दिख रहा है, लड़की का है। हाँ लड़की का है, कापी भी तो लड़के की है।
चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब नोट्स दे रहा हूँ मैं आपको, लिखते रहो। जब बोर्ड में पढ़ाऊँगा तो मैं अपनी नोट्स फिर मैं, ठीक है, ये मेरा ही दिमाग, मेरा दिमाग क्या है इसमें, नोट्स जो दे रहा हूँ मैं आप अभी लिखते रहो, फिर मैं जो बोर्ड पे पढ़ाऊँगा वो फिर और इससे भी अच्छी नोट्स दूंगा फिर मैं आपको, ठीक है। जब जब मान का वाष्प दाब जब द्रव द्रव हो तो तब क्या होता है, ठीक है। द्रव द्रव यहाँ पे जैसे इथेनॉल और जल है, ये द्रव द्रव है ना। अब इन इसके लिए देख सकते हैं हम ग्राफ इसके से, ठीक। जब द्रव द्रव दोनों होंगे, इसमें विलेय विलायक दोनों द्रव अवस्था में होते हैं, अर्थात वाष्पशील होते हैं, मतलब इनकी वाष्प बन सकती है। अतः इनमें वाष्पशील विलयनों से राउल्ट नियम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें राउल्ट नियम द्वारा हम समझ सकते हैं, समझे बेटा, ठीक। कैसे समझेंगे आगे देखते हैं। जो राउल्ट नियम है, जो वाष्पशील विलयनों के लिए राउल्ट नियम है, उसके अनुसार देखते हैं, ठीक। समझे बेटा। अब वहाँ पे जो हम पहले राउल्ट नियम देखे तो वो जो देखे थे ना बेटा, वो किसी गैस के लिए देखे थे। गैस थी, एक द्रव था, उसको गैस को मिला रहे थे, वहाँ पे देखे थे। एक और देख, फिर आप इससे भी निकल आता है वो वाला नियम, इससे भी वो वाला नियम निकल आता है। आप कहें तो चलो मैं इसको बताने के बाद मैं आपको आपको मैं समझाता हूँ राउल्ट नियम, ठीक है। आपको मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, इसको समझो पहले, फिर आगे मैं इससे वही चीज़ निकाल के दिखाऊंगा जो पहले मैंने राउल्ट नियम में बताई थी आपको, ठीक। चलो इसको देखो, पहले इसको समझो। इसके अनुसार निश्चित ताप पर अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के मूल अंश के समानुपाती होता है। कोई भी अवयव है, चाहे विलेय वाला हो चाहे विलायक वाला हो। मान लो ये जो विलेय वाला है, ये क्या है, विलेय वाला है, तो जो पी ए होगा, इसका वाष्प दाब जो होगा, इसके ए के मोल फ्रैक्शन के, मोल भिन्न के या मोल अंश के, ठीक है, या मोल प्रभाज के, तीनों नाम इसी के हैं सब, क्या होगा, समानुपाती होगा। समानुपाती एक नीतांक आएगा तो पी नाट लगा दी, पी। अब किसी किसी बुक में पी ए बराबर पी नाट ए लिखा रहता है, एक्स ए लिखा रहता है। ए नाट ये नीतांक ही है बेटा, अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए। अब विलायक के लिए बी के लिए ले लिए चीज़, वही चीज़ ये हो गई। अब समीकरण 1 समीकरण 2 बना दिए, ठीक है। कुल दाब देख लिए तो दो विलेय विलायक दोनों का जोड़ लेंगे हम। भाई इससे भी वाष्प बन रही है, इससे भी वाष्प बन रही है, दोनों की वाष्प, भाई फिर तो दोनों की वाष्प जुड़ेगी ना, तभी तो कुल वाष्प दाब आएगा, समझ गए, है ना। यहाँ पे द्रव द्रव दोनों होते हैं ना, जैसे H2O है प्लस एथिल अल्कोहल है, इथेनॉल है, इसका भी, ये किसका है, ये धनात्मक विचलन देता है। तो द्रव द्रव देखो दोनों है ना। तो आ गए, इनका मान रख दिए, पी नाट पी नाट कामन ले ली, एक्स ए प्लस एक्स बी आ गई। अब यहाँ पे ये देखो, ये इसका मान हम जानते हैं, एक हो जाता है, एक हो जाता है ना। जब दो घटक हों किसी विलयन में तो उनका जो मोल फ्रैक्शन होगा एक के बराबर होता है। यहाँ पे एक रख सकते हैं, तो पी देखो, पी टी जो होगा, पी कुल होगा, टोटल होगा, जो पी नाट के बराबर आ जाता है, जो स्थिरांक उसी के बराबर आ जाता है ना। चलो अब धनात्मक ऋणात्मक देखो यहाँ पे कैसे प्रदर्शित करते हैं। मैं आगे इसको आगे मैं इसके आगे और अभी बताऊंगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये ग्राफ वाला देख लो, इसका थ्योरी ख़त्म करते हैं। मैं इसको कॉपी में अपने पेज में लिख के, बेटा इसमें नोट्स, इस नोट्स में नहीं है वो चीज़, तो मैं आपके कॉपी में लिख के अभी समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तुरंत इसको समझ लो, ये ग्राफ, इसके उदाहरण देखो ग्राफी निरूपण में, इसमें देख लेते हैं। ये आदर्श विलयन का है, ये ऋणात्मक और धनात्मक का है, ठीक है बेटा जी। धनात्मक में क्या है, ये देखो, ये चिन्ह इधर को, जो ए का बी का वाष्प दाब है, इनके जो मोल फ्रैक्शन का मान होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक, ए बी के वाष्प दाब से। इधर जो धनात्मक में क्या होगा, ए बी का वाष्प दाब जो होगा उनके मोल फ्रैक्शन से ज़्यादा होगा। इनका इधर इसमें ऋणात्मक मोल फ्रैक्शन का मान ज़्यादा है। इधर देखो दोनों बराबर होते हैं, इनके मोल फ्रैक्शन, है ना, मोल फ्रैक्शन के बराबर समानुपाती है। किसी भी घटक का उसके वाष्प दाब उसके उसी के मोल फ्रैक्शन के क्या है, समानुपाती है। ये ग्राफ है वाष्पीय दाब के लिए, ये ग्राफ है। यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला है देखो, ये यहाँ पे जो डॉट डॉट है। चलो मैं इस चीज़ को अगले अगले उसमें समझाता हूँ, ठीक है बेटा। एक चीज़ और यहाँ पे, उसको समझने के बाद एक चीज़ और यहाँ पे बनती है जो मेरी कॉपी में नहीं मिलेगी, वो यहाँ पे ये वाला मिलता है। आप ये काम का तो नहीं है, आप इसे समझ लें, एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन कहते हैं, एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन बोलते हैं इसको। आप समझना चाहें तो स्थिर क्वार्थिक मिश्रण, आप लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, ठीक है। काम का नहीं है, देख लेंगे, आप समझ में आ जाएगा। आप लिखना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो ना, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है बेटा, इतना सा है। फिर अब आपका लेजन ये दो प्रकार का होता है, ठीक है, न्यूनतम स्थिर क्वार्थिकी और अधिकतम स्थिर क्वार्थांकी।
ठीक है, ये इतना लिख लेना, आप लिखना चाहो तो कोई दिक्कत वाली ये काम का नहीं हो, ऐसे लिख लेना आप, और आप क्या करना है। फिर अब मैं उसको समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं कॉपी में लिख लेता हूँ, थोड़ा अभी वीडियो रोक के अभी लगा के उसको समझा रहा हूँ, ठीक है बेटा। चलो, तो चलो यार, हम अब राउल्ट नियम के लिए जो अभी हमने बताया ना ग्राफ, वो ग्राफ देख लेते हैं पहले, फिर हम उसके आगे देखते हैं। अब ग्राफ में हमने अभी क्या जाना था, हमने जो क्या जाना था अभी, हमने ये जाना था कोई भी जैसे यहाँ पे द्रव द्रव होता है, द्रव द्रव के लिए है ये ग्राफ, और किसी के लिए नहीं है। मैं द्रव गैस के लिए लगाने लगो, द्रव ठोस के लिए लगाने लगो, उसके लिए ना लगाना। तो इस तरफ हमने ले रखा है क्या, वाष्प दाब ले रखता है, इस तरफ मोल फ्रैक्शन ले रखता है, एक्स ले रखता है। अच्छा, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, इस बिंदु पे जहाँ पे ये डार्ट लगाया मैंने अभी, यहाँ पे देखो एक्स ए का मान जो है, एक्स से कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे विलय विलाय कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे द्रव लिक्विड दोनों है। अच्छा, एक्स ए का मान लो मैंने एक माना है, मतलब कि यहाँ पे एक्स ए का मान एक कब होगा बेटा, जब एक्स जो बी होगा वो मिला नहीं होगा, मतलब यहाँ पे जो एक है वहाँ पे शुद्ध विलायक है, ए जो है यहाँ पे एकदम शुद्ध है, प्योर है, यहाँ पे अभी बी नहीं मिलाया गया है, तो तभी तो एक्स एक मोल फ्रैक्शन के मान क्या होगा, क्योंकि पूरे विलियन का मोल फ्रैक्शन जो आता है एक आता है, पूरे विलियन का जो मोल फ्रैक्शन आता है एक आता है विलय विलायक का मिला के। जब एक्स का मतलब एक्स ए बराबर ही एक है, तो मतलब बी अभी कोई काम ही नहीं, बी अभी आया ही नहीं है। ठीक है, समझ गए आप ये चीज़। तो मतलब यहाँ पे कोई बी अभी मिला नहीं है, बी मिला नहीं है, तो बेटा जी यहाँ पे जो ग्राफ हम लेंगे, अब मान लो एक्स ए के लिए यहाँ पे वाष्प दाब कितना है, इतना है, कितना है, इतना है, ये जो पॉइंट लगाया मैंने अभी। ठीक है, अब जैसे जैसे इसमें बी मिलाते जाएंगे इसका वाष्प दाब घटता जाएगा, इसका वाष्प दाब घटता जाएगा। अब जैसे जैसे हम बी मिला रहे हैं इसका मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन इस तरफ को जाएगा ना, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन वाष्प दाब इसका घटता जाएगा, वाष्प दाब घटता जाएगा, जैसे ये घट रहा है ग्राफ देखो, ये घट रहा है, यहाँ पे आके शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यहाँ पे जो ए की मात्रा होगी वो जीरो हो गई है। अब यहाँ के एक्स बी का मोल फ्रैक्शन जो क्या हो गया, एक हो गया, एक्स बी का मोल फ्रैक्शन जो है वो कितना हो गया है, एक हो गया है। ठीक बेटा जी, मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पे जो बी का मान हो वो प्योर है, बी का यहाँ पे प्योर है। अब यहाँ पे बी के लिए वाष्प दाब मान लो यहाँ है, अब या तो ज़्यादा होगा या तो कम है, एक का ज़्यादा हो गया कम होगा, मान लो H2 है, H2O है प्लस एथिल अल्कोहल है C2H5, ये इसका ये कैसा विलयन, ये एक तरह का अनादर्श विलयन बनाता है। अनादर्श विलयन का उदाहरण, अनादर्श विलयन में कैसे कौन सा विचलन देता है, ये धनात्मक विचलन देता है। ठीक है, ये कैसा विचलन देता है, धनात्मक विचलन। यहाँ पे एथिल अल्कोहल का वाष्प दाब ज़्यादा होता है, जल का वाष्प दाब कम होता है। तो मान लो ये जो था H2O था, ये जो था H2O था, मानने के लिए बोल रहा हूँ, जो बी था C2H5OH था। ठीक है, इसका वाष्प दाब ज़्यादा होता है, इसका वाष्प दाब कम होता है, इसलिए ऐसे पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अब इसका वाष्प इसमें अगर भी ए मिलाते चले जाएंगे तो इसका वाष्प दाब इस तरह घटता जाएगा। ठीक है, ये ए का कर्व है, ये वाला कर्व किसका है, ये वाला, ये ए के लिए ए का कर्व है, ये बी का कर्व है। अच्छा, तो पी बी बराबर इतना हो गया। अभी हमने जाना ना, जैसे किसी का भी पी ए है तो ये किसके समानुपाती होगा, इसका वाष्प ए का वाष्प दाब ए के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होगा। ठीक है, और नियतांक लगा देते हैं, बी का होगा तो बी के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होगा। ठीक है, तो इसीलिए सब बराबर होते हैं। अब यहाँ पे कुल लेना चाहे पूरे बिलियन का, पूरे बिलियन का लेना चाहे तो पी एस चाहे लिखें चाहे पी टी लिखें, कुल लिख चाहे तीना लिखे कुल लिख दें, तो जो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा जी, किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी, दोनों के वाष्प दाब के बराबर होगा ना, टोटल वाष्प दाब। ठीक है, तो इसका कर्व इन दोनों के वाष्प दाब को मिला देंगे तो ये टोटल आ जाएगा। इन दोनों के पॉइंट मिलाने पर ये जो कर्व आया है, ये वाली लाइन जो आई है, ये पूरे विलयन की वाष्प दाब की लाइन है। अच्छा, अब इसी में धनात्मक बन जाता है, इसी में ऋणात्मक। ये राउल्ट नियम का ग्राफ है, ये राउल्ट का ग्राफ है, राउल्ट द्वारा दिया गया है। ठीक है, राउल्ट नियम पर आधारित ग्राफ है, समझ गए, यहाँ पे सीधी सीधी लाइन है। अब जब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, मतलब वाष्प दाब अधिक हो जाता है, वाष्प दाब अधिक हो जाता है तो ए का भी वाष्प दाब अधिक हो जाता है और बी का भी वाष्प दाब अधिक हो जाता है, तो ऐसे लाइन चली जाती है। तो टोटल पूरे बिलियन का भी वाष्प दाब, पूरे बिलियन का भी वाष्प दाब बढ़ जाता है, पूरे बिलियन का वाष्प दाब बढ़ जाता है, तो ऐसे दिखा दिया जाता है। जब राउल्ट नियम
जब ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है तो वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है। तो बी का भी वाष्प दाब घट जाएगा, ऐसे ऐसे दिखा देंगे, और ए का भी वाष्प दाब घट जाएगा तो कर्व नीचे चला जाएगा। और कुल जब ए बी के दोनों का वाष्प दाब घट गया तो फिर कुल विलयन का भी वाष्प दाब घट जाएगा, नीचे चला जाता है कर्व। इसीलिए वहाँ पे जो ग्राफ था वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों विचलन के लिए था। जो अभी हमने ग्राफ देखा था ना बेटा, जो हमने ग्राफ देखा था, देखिए अभी मिल जाए तो, जो हमने ग्राफ देखा था ये वाला, ये दोनों विलयनों के लिए था ना। ये देखो समझ आ गई, ये ग्राफ समझ में आ रहा है। अब देखो ये नीचे की तरफ ऋणात्मक विचलन दिखा रहा है, ठीक है, कुल विलयन का भी ऋणात्मक विचलन आ गया, और ऊपर की तरफ जो होगा वो धनात्मक विचलन दिखाएगा। ठीक है, समझ गए। अब ये उसी 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 पर आधारित है जो मैंने अभी समझाया आपको। ठीक है, आशा करते हैं समझ आ गया होगा ये ग्राफ। तो धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन दोनों ही इस ग्राफ में दिखा रहा है। आप अलग अलग भी बना सकते हैं। ठीक है बेटा जी। अब ठीक है, ये चीज़ आप बुक में देखें ना, बुक में भी आपको मिल जाएगी, समझने के लिए आप बुक से भी समझ सकते हैं। आइए अभी जो हमें फार्मूले की बात कर रहे हैं वो फार्मूला क्या मिलता है वो देखते हैं। चलो, अभी हमने बताया ना, ये समान मोल, किसी भी घटक का वाष्प दाब जो होता है उसके मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। नियतांक लगा देंगे तो ये बन जाएगा। अगर मान लो शुद्ध विलायक हो, विलायक कैसा शुद्ध, यहाँ पे ए जो लिया जा रहा है विलायक लिया जा रहा है, याद रखना जो ए लिया जा रहा है वो क्या लिया जाए, विलायक है। ए जो है विलायक है। अगर विलायक ए है तो एक्स ए का मान क्या होगा, एक हो जाएगा। मतलब इसमें बी की अशुद्धि आई नहीं, अभी मैंने बताया ना, जब बी मिला ही नहीं तो एक्स ए क्या होगा, इसका ही मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एक के बराबर होगा। इसका ही मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एक के बराबर होगा। तो इसकी जगह पे एक रख देंगे तो ये इतना पी ए जो होगा पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जब ये दोनों, जब ये बिलियन पूरे बिलियन का एक होता है, हमें पता है दोनों फ्रैक्शन क्या होता है, योग क्या होता है, दोनों फ्रैक्शन, दोनों घटकों के फ्रैक्शन का योग एक होता है। तो एक्स का मान यहाँ से निकाल लिए, एक्स ए का मान समीकरण एक में रख दिए, इसमें एक एक्स ए का मान रख दिए, इसमें एक्स का मान रख दिए, तो ये बन गया। अब ये बन गया तो पी नॉट ए से अंदर गुणा कर दिए, गुणा कर दिए। अब क्या किए बेटा जी, पी नॉट ए जो है इस तरफ भेज दिए, पश्चांतर कर लिए, इधर आ गया तो धन में आ गया। ठीक है, पी नॉट ए के जे बराबर हो गया। अब क्या किए हैं बेटा जी, पी नॉट, देखो यहाँ पे जो अब जो क्या किए हैं, अब जो पी ए है ये पी नॉट के इधर पश्चांतर, पी ए को पश्चांतर कर दिए, पश्चांतर किए तो ये माइनस में आ गया। ठीक है बेटा जी, अब माइनस में आ गया तो एक्स एक्स बी बराबर निकाल लिए हम, एक्स बी बराबर निकाले तो पी नॉट ए क्या हुआ, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, डिवाइड में चला गया तो ये हमारा बन गया एक फार्मूला। ये भी काम का है आगे। ठीक है, ये भी काम का है। ठीक है बेटा जी। चलो, अब आगे एक्स बी के तरफ हम कॉस और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। एक्स बी क्या लिख सकते हैं, एक्स बी क्या है, अब ए जो विलायक था, ये बी जो है, बी एक्स बी जो है बी का मोल फ्रैक्शन है, बी का मोल फ्रैक्शन, बी यहाँ पे क्या है, बी यहाँ पे बेटा विलेय है। बी यहाँ पे हमेशा याद रखना विलेय के लिए है ये। तो इसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके मोल और नीचे कुल मोल। ठीक है, यही तो करते हैं। जब मान लो विलयन क्या है, तनु है, तन विलयन मतलब क्या हुआ, जो विलेय की मात्रा है यहाँ पे बहुत कम है। विलेय की मात्रा क्या है, बहुत कम है, विलायक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। विलायक की मात्रा ज़्यादा है तो विलायक के मोल फ्रैक्शन क्या होगा, अधिक होगा। ए क्या है यहाँ पे विलायक है, ए बी क्या है, मोल है। तो एन बी का जो होगा मान, मतलब बी के जो मोल होंगे वो बहुत कम होंगे, एन ए के जो मोल होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो बस एन ए का मान बहुत बहुत कम होगा, एन ए का मान बहुत ज़्यादा होगा। एन ये यहाँ पे ए नहीं बेटा एन है, एन बी जो होगा वो बहुत कम होगा। तो एन बी क्या किए, निकलेट कर दिए, निकलेट कर दिए मतलब नगण्य मान लिए, नगण्य मान लिए। समझ में आया कैसे मान लिए, तो क्या बन जाएगा, एन एक्स बी बराबर एन बी बटे एन ए। बस हमें पता है एन बी जैसे बी के मोल हो तो क्या होगा, बी की मात्रा, बी की पदार्थ की मात्रा वेट जो होगा बी का क्या, अणभार। समझे, वही चीज़ यहाँ पे किए हैं। अब एन ए का निकालना है तो एन ए की मात्रा, ठीक है, एन ए की बी की मात्रा ए है ना, तो ए की मात्रा ए का अणभार। समझ आ गई बात, ए का अणभार। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे कर दी है, इसको पलट लिए, ये बन गया एक्स बी बराबर यहाँ पे हम रख दिए एक्स बी की जगह पे, बस ये फार्मूला बन गया। यहाँ पे किसी का भी विलेय विलायक कुछ का भी निकाल सकते हैं हम। यहाँ पे देखो बी क्या था, वी विलेय था, ए क्या था, विलायक था। यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं।
बी की मात्रा कभी पता करनी हो तो बी की मात्रा पता चल जाएगी, ए की मात्रा पता चलनी हो तो ए की मात्रा पड़ जाएगी, अड़भार न पता हो तो अड़भार पता चल जाएगा यहाँ से। ये फार्मूला बन जाता है, इस पर न्यूमेरिकल बम्फर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये लेसन हमारा हो गया बेटा जी फिनिश। बड़ी खुशी की बात है, इस पर हम न्यूमेरिकल देख लेंगे जिस ये जो फार्मूले सब बताएं इस पर हम सब न्यूमेरिकल देख लेंगे। राइटिंग हो सकता है समझ में आ गया, मेरी राइटिंग ऐसी है आप लोग जानते हैं। तो ठीक है बेटा जी, फिर मिलेंगे कल के वीडियो में। कल के वीडियो में हम न्यूमेरिकल करा देंगे आपको, और आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, बराबर लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ते जाएं बस, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत ही नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं बिंदास। हाँ, तो बस आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, तो मेरा नाम था ज्ञानेंद्र। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अभी तक आपने नहीं किया तो हमारे वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को कह सकते हैं पढ़ने के लिए, वो भी हमारे वीडियो देख के पढ़ सकते हैं। ठीक, हमने 2 लेसन फिनिश कर लिए हैं, कल एक वीडियो न्यूमेरिकल का देंगे हम आपको। ठीक है, तो आप इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन जरूर बना लेना। सब्सक्राइब करेंगे तो आप सब्सक्राइब लिखने के बाद एक घंटी के आती है, घंटी को ऑन कर लेंगे बस। तो ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।